चेयरमैन ने गुस्से में लगातार अपनी बात कहे जा रहा था। तभी राजवीर ने बीच में ही शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, पुलिस पुलिस को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी सजा उस काम की मिलती है जो काम किया गया हो, ना कि सिर्फ उसकी योजना बनाने की। ये लोग तो अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा ही नहीं पाए। हाँ, कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश के लिए इन्हें 4 से 5 महीने या अधिकतम 6 महीने की सजा जरूर हो सकती है, लेकिन जो हिसाब चुकता करना है वो मैं खुद करूँगा। और यकीन मानिए, इन्हें पुलिस के साथ जाना शायद ज़्यादा आसान और सुकून देने वाला लगेगा। राजवीर की बात सुनकर चेयरमैन एक पल के लिए बिल्कुल संग रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने ही पूरा अस्पताल बंद हो जाएगा और उसके वर्षों की मेहनत से बना करियर बर्बाद हो जाएगा। उसका चेहरा फक पड़ा। देखकर राजवीर ने बेहद ठंडे स्वर में कहा, आप चिंतित मत होइए, मैं संभाल लूँगा। मैं अस्पताल पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने वाला, क्योंकि जो किया गया है वो मुझसे निजी दुश्मनी के तहत किया गया है, जो इसका जवाब भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ही लूँगा। बस एक ही शर्त है मेरी इस अस्पताल को छोड़ने की। इस लिस्ट में जिन जिन लोगों ने के नाम हैं उन्हें आप मुझे सौंप दें। राजवीर की यह बात सुनते ही चेयरमैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी, और ये सुनकर डॉक्टर कपूर का चेहरा जैसे जमीन पर गिर पड़ा हो। तभी चेयरमैन ने एक सख्त और अंतिम निर्णय सुनाया, आज से तुम सभी की नौकरी खत्म कर दी जाती है। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र भेज रहा हूँ ताकि तुम लोगों के मेडिकल लाइसेंस रद्द किए जा सकें, क्योंकि तुम लोग उस जिम्मेदारी और सम्मान के काबिल नहीं हो जो इस पेशे से जुड़ा है। उसने डॉक्टर की ओर देखकर तीखे स्वर में कहा, क्या कभी तुमने सोचा आज जो तुमने किया है उसके बाद तुम अपने बेटे की आंखों में कैसे देखोगी? और फिर एक तिरस्कार भरी नज़र डालते हुए बोला, वैसे भी ऐसे नीच सोच वाले लोगों से बात करके मैं अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहता। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। चेयरमैन ने राजवीर की ओर देखा और संयमित स्वर में कहा, मिस्टर ओबराय, अब आगे इन लोगों के साथ क्या करना है यह पूरी जिम्मेदारी आपकी है। मेरा और इस अस्पताल का इससे कोई सरोकार नहीं रहेगा। इतना कहकर चेयरमैन बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे में केवल कुछ ही लोग रह गए थे, पीयूष, राजवीर, राजवीर के 4 बॉडीगार्ड्स और डॉक्टर कपूर। राजवीर ने एक हल्का इशारा किया, जिसे समझते ही पीयूष तेजी से बाहर गया और थोड़ी देर में सिया को लेकर लौटा। असल में सिया इस पूरी स्थिति में शामिल नहीं होना चाहती थी। वह इन बातों से दूरी बनाए रखना चाहती थी। वो खुद, राजवीर भी यही चाहता था कि वो इस तनावपूर्ण माहौल से दूर रहे। लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनमें उसकी मौजूदगी ज़रूरी हो जाती है, और ऐसा ही एक वक्त आ चुका था। इसलिए जब सही समय आया, राजवीर ने सिया को वहाँ बुला लिया। जैसे ही सिया कमरे में दाखिल हुई, डॉक्टर कपूर घबरा गई और तेज़ी से उनकी ओर देखा। पर सिया पूरी तरह शांत थी, बिना कोई घबराहट, बिना कोई भाव। चेहरे पर डॉक्टर कपूर को ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो भावनात्मक अपील करके सिया को माफ़ी देने के लिए राजी कर लेगी। इसलिए वो तुरंत सिया के सामने झुक गई और उनके पैरों को थामते हुए गिड़गिड़ाने लगी। देखिए मिसेस ओबराय, आप भी एक महिला हैं। आप समझ सकती हैं कि कई बार हमारी संवेदनशीलता ही हमें मुसीबत में डाल देती है। हम चाह कर भी किसी को मना नहीं कर पाते। मुझसे भी बस यही चूक हो गई। मैं जानबूझकर इसमें शामिल नहीं हुई थी। मैं खुद यह सब नहीं करना चाहती थी। लेकिन खैर, अब वो सब बातें छोड़ दीजिए। अगर आपकी नज़रों में मेरे लिए ज़रा भी रहम हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे यह सब करने के लिए कहा गया था। समीरा ने मुझे इसके लिए मजबूर किया। मैं सिर्फ एक माँ हूँ और मुझे अपने बेटे के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मैं अकेले उसकी परवरिश नहीं कर पा रही थी। मेरे पति हमें अकेला छोड़कर चले गए हैं। मुझे ही उसका हर फर्ज निभाना पड़ता है। कृपया मेरी मजबूरी समझिए। मुझे एक मौका दीजिए। डॉक्टर कपूर की ये सारी बातें सुनने के बाद भी सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप जाकर राजवीर के पास बैठ गई। सिया का चेहरा बेहद शांत था। उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। सिया अब भी शांत थी। उसने अब तक कुछ नहीं कहा था।
लेकिन आखिर वह वही सिया थी जो हमेशा अच्छाई का जवाब अच्छाई से देती थी और बुराई का जवाब समय आने पर अपने तरीके से। कुछ पल की गहरी खामोशी के बाद सिया ने धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैं यह बात पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही उसूल है, अगर कोई मुझे तकलीफ नहीं देता तो मैं कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देती। लेकिन जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारे साथ मैं वही करूँगी जो तुम मेरे साथ करना चाहती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने इरादों में कामयाब हुई या नहीं, लेकिन तुम्हारा इरादा गलत था और सबसे बड़ा गुनाह ये था कि तुम्हारा निशाना सिर्फ मैं नहीं, मेरा बच्चा भी था। अगर किस्मत ने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद तुम अपने मकसद में सफल भी हो जाती। मैं दुनिया की हर गलती को माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश को कभी माफ़ नहीं कर सकती। फिर थोड़ी देर रुककर सिया ने कहा, और जहाँ तक तुम्हारी सिंगल मदर होने की बात है तो मैं जानती हूँ कि तुम अकेली क्यों हो। ये इसलिए नहीं कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि जब उस पर बुरे दिन आए, जब उसकी नौकरी चली गई और उसकी ज़िंदगी मुश्किलों से घिर गई, तब तुमने उसका साथ छोड़ दिया। जिस बेटे को वह अपनी आखिरी उम्मीद मानता था, उससे भी उसे दूर कर दिया गया, छीन लिया तुमने उससे। सिया ने डॉक्टर कपूर की ओर देखते हुए ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम चाहती थी कि मैं कभी मां ना बन पाऊं, तो अब तुम्हें भी वही तकलीफ सहनी होगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन कर हम उसे एक ऐसे घर में भेजेंगे जहां उसे प्यार, सुरक्षा और एक अच्छा भविष्य मिलेगा। और पैसों की चिंता मत करो, वो जिम्मेदारी हम उठाएंगे। सिया की ये बात सुनकर डॉक्टर कपूर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। घबरा कर लगभग गिरते पड़ते वह सिया के सामने गिड़गिड़ाने लगी, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरा बच्चा मेरी पूरी दुनिया है, उसके बिना तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकती। मेरी हर सांस उसी के लिए है। उसकी बातों को सुनकर सिया के चेहरे पर अब गुस्से की झलक साफ थी। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहा, तो फिर मेरे बच्चे के बारे में क्या? वो भी मेरी जिंदगी है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए सबसे कीमती हो गया और मेरा बच्चा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? राजवीर ने देखा कि सिया का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उसने धीरे से उसका हाथ थामते हुए कहा, शांत हो जाओ। और उसके इशारे पर सिया ने खुद को कुछ ही पलों में संयमित कर लिया। सिया और राजवीर कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी डॉक्टर कपूर घुटनों के बल गिर पड़ी और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मिसेस ओबराय, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। सिया ने उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी और कदम आगे बढ़ा दिए। तभी डॉक्टर कपूर ने हिम्मत करके आगे बढ़कर सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया रुकी, पलटकर उसकी ओर देखा। डॉक्टर कपूर ने फिर कहा, प्लीज़ सिर्फ एक मौका दे दीजिए, मैं सच में पछता रही हूँ। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अगर कोई और होता तो शायद सिया का दिल पिघल जाता, लेकिन इस बार सिया की आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, कड़बड़ाहट और नफरत। नफरत। सिया की आंखों में इस बार सिर्फ वही थी, साफ, तेज और चुभती हुई। उसने डॉक्टर कपूर की ओर देखकर तीखे लहजे में कहा, माफ़ी। अब जब सच सामने आ गया तो पछतावा हो रहा है। अगर ये सच्चाई उजागर ना होती तो क्या आपको कभी अपनी गलती का एहसास होता? नहीं, आप तो उस पैसे से ऐश करती, अपनी चालाकी पे गर्व करती कि आपने किसी को भनक तक नहीं लगने दी। और अब जब सारा खेल सामने आ गया तो मुझसे माफ़ी मांग रही हो। सिया की आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों थे। मत कीजिए मुझसे किसी माफ़ी की उम्मीद। क्योंकि आपने भी तो मुझे किसी बात
का मौका नहीं दिया था, न सवाल करने का न जवाब देने का। सिया की बात पूरी होते ही राजवीर ने बॉडीगार्ड को हल्का सा इशारा किया। बॉडीगार्ड ने डॉक्टर कपूर को नरमी से किनारे किया और सिया से दूर खड़ा कर दिया। राजवीर और सिया कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुआ एक जूनियर डॉक्टर, हाथ में कोई फाइल थामे। उसे देखकर राजवीर वापस अपनी कुर्सी की ओर मुड़ा और गंभीर मुद्रा में बैठ गया। राजवीर को सामने देखकर उस जूनियर डॉक्टर के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी थी। उसे अब यह समझ आने लगा था कि कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है, कुछ ऐसा जिसने पूरे अस्पताल को हिला दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में कोई है तो वो है राजवीर ओबराय। डॉक्टर कपूर की हालत देखकर वो घबरा गया। उसकी आंखें डॉक्टर कपूर और सिया के बीच आते हुए सवालों से भर गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। राजवीर ने उसकी तरफ देखा और एक कसक भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बस पैसा मिलना चाहिए ना, फिर चाहे उसके लिए किसी की जिंदगी का सच छुपाना पड़े, किसी की खुशी कुचलनी पड़े या फिर किसी मासूम को तकलीफ पहुंचानी पड़े, सब कुछ जायज लगने लगता है ना? डॉक्टर अभी भी स्तंभ था, शायद पूरी बात समझ नहीं पाया था। राजवीर ने इस बार और भी सीधे लहजे में कहा, जैसे तुम्हारी रिपोर्टर्स का सही होना मायने नहीं रखता, मरीज को क्या हुआ है उससे क्या फर्क पड़ता है, बस जहाँ से पैसा आए वहाँ तक सर झुका दो, सही गलत की परवाह किसे है? उस कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, एक खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले की नजर आ रही थी। डॉक्टर अब तक समझ चुका था कि राजवीर किन शब्दों में, किन भावनाओं के साथ उसे उसके कर्मों आईना दिखा रहा था। डॉक्टर ने घबराकर कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ ऐसा मैंने पहली बार किया है, इससे पहले कभी नहीं, प्लीज एक मौका दे दीजिए। डॉक्टर की पहली बार वाली बात सुनकर सिया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने कठोर लहजे में कहा, ओह पहली बार किया था तो इसका मतलब यह हुआ कि जो इंसान पहली बार गलती करता है उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगर तुम्हारी इस पहली बार की वजह से मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाती तो क्या तब भी यह दलील देते? भगवान का शुक्र है कि मैं आज ठीक हूँ, लेकिन अगर उस दिन कुछ हो जाता तो क्या उस एक गलती से सब कुछ वापस मिल जाता? तुम लोग तो आराम से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते, लेकिन मैं, क्या तुम लोग यह सोच पाते कि किसी की ज़िंदगी से खेलने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? और मान लो तुम अपने इरादों में कामयाब हो जाते और ये सब सबके सामने आता, तब क्या तुम लोग खुद को माफ कर पाते? उस कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो एक महिला की टूटी आवाज़, उसका दोष, उसका डर और उसका साहस सब कुछ एक साथ बयान कर रहा था। तो क्या तुम मुझे मेरा बच्चा लौटा सकते थे या फिर मेरी ज़िंदगी? यह कहते हुए सिया की आवाज़ भर्रा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह वाकई रोने लगी थी। कमरे में मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। सब जानते थे सिया के आंसू राजवीर के लिए सबसे बड़ा अलार्म होते हैं। राजवीर ने सिया का हाथ थामा और उसे पर हल्का सा हाथ रखकर उसे शांत करने का इशारा दिया। उसे पता था इस वक्त सिया को ज़्यादा तनाव देना उसके और उसके बच्चे दोनों के लिए सही नहीं है। सिया ने गहरी सांस ली, अपने आंसू पहुँचे और फिर डॉक्टर की ओर देखा। तुम्हारी हाल ही में शादी हुई है ना? 5 महीने पहले कभी सोचा है तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बारे में क्या सोचती होगी? अगर उसे पता चला कि उसका पति किस हद तक गिर सकता है, एक औरत के साथ कितना अन्याय कर सकता है, तो वह तुम्हारे लिए क्या महसूस करेगी? सिया थोड़ी देर रुकी, फिर सख्ती से बोली, लेकिन तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इंतजाम कर दिया है कि वह सब कुछ जान जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी इंसान के साथ समय बिताने से पहले उसकी असली चेहरे को जान लेना ज़रूरी है, ताकि वह अपना फैसला खुद कर सके, बिना किसी छल के वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। सिया की ये बात सुनते ही जूनियर डॉक्टर की हालत और भी खराब हो गई। वह घबरा कर पीछे की दीवार से सटकर खड़ा हो गया।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। कमरे में मौजूद हर किसी को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि सिया की जिंदगी का एक सीधा साफ उसूल है, किसी को बेवजह तकलीफ मत दो, लेकिन जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसे उसके किए का एहसास जरूर दिलाओ। सिया लड़ाई कभी सामने से नहीं करती थी। वह सच, सच्चाई और इंसान की कमजोरी को ही उसका आईना बना देती थी। उसका तरीका किसी को तोड़ने का नहीं होता था, बल्कि उसके ज़मीर को जगाने का होता था। और यही इस वक्त उस जूनियर डॉक्टर और डॉक्टर कपूर के साथ हो रहा था। आखिरकार राजवीर और सिया कमरे से बाहर निकलने लगे। जाते जाते राजवीर ने एक नज़र फिर से लिफ्ट पर डाली और पीयूष की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, अब तुम बड़े हो गए हो पीयूष, इन लोगों को अब तुम संभालो। सिया ने जैसे ही राजवीर की ओर देखा, राजवीर ने बिना एक शब्द सुने उसकी आंखों में छिपे सवाल को पढ़ लिया। राजवीर ने नर्म लिहाजे में कहा, समीरा के ससुराल वालों को लेकर मैंने पीयूष को पहले ही सब समझा दिया है, लेकिन समीरा के लिए जो तुम कहो। सिया ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं उसे सजा दूं, क्योंकि उसने सिर्फ मुझे नहीं, उस इंसान को भी दुख पहुंचाया है जिसने उसके लिए सब कुछ किया और आज भी कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी सजा यह होगी कि उसे वही इंसान नज़रअंदाज करे जिससे वह सबसे ज़्यादा जुड़ी थी। मैं चाहती हूँ दादाजी खुद इस बार उसका फैसला लें। अगर आज भी वो चुप रह गए तो शायद फिर उनसे किसी और उम्मीद का कोई मतलब नहीं बचेगा। सिया की आवाज़ में भावनाएं थी, नाराजगी थी और उम्मीद भी। उस वक्त सामने के कमरे का दरवाज़ा खुला। कल्पना जी और दादाजी बाहर आ चुके थे। कल्पना जी के चेहरे पर हैरानी थी और दादाजी की आंखों में गुस्से और तकलीफ की एक चुप्पी। सिया और राजवीर अब चुप थे, क्योंकि अब फैसला उन हाथों में था जिन पर सबको सबसे ज़्यादा भरोसा था।